आपने वीडियो को क्लिक किया है ये जानने के लिए कि मेरी लाइफ की 3 मेजर रिग्रेट्स क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आई डोंट बिलीव इन रिग्रेट्स। रिग्रेट्स विल नॉट लेट यू मूव फॉरवर्ड, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कहां गलत थे ताकि आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉपरली ले सकें। कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जो मैंने मिस की हैं एट द एज ऑफ 20। अगर मुझसे कोई बोले कि मैं वापस जाकर 20s के अंदर ये डिसीजंस चेंज करना चाहूं तो मैं उसके बारे में आज बात करूंगा और वो 3 चीजें मैं लिस्ट करूंगा। Without further ado, let's begin. मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। इसके अलावा एक न्यूज़लेटर मैं हर हफ्ते रिलीज करता हूं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर दें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो पहला जो गलत डिसीजन था मेरा वो ये कि मैं थोड़ा डर गया था। मैं डर गया था जो मैं साइड हसलिंग करता था अपने यूनिवर्सिटी के ज़माने में। मैं अपनी एज ऑफ 17, 18, 19, 20 के अंदर जो मैं साइड हसलिंग करता था, मैं साइड हसल को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सका। मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ अपनी, जो मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने में साइड हसल स्टार्ट की थी और उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका, जो कि मेरा एक रिग्रेट है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं शायद उसको कंटिन्यू करता तो मुझे उसके अंदर डेफिनेटली फ़ायदा होता और मैं उसको प्रोग्रेस कर सकता था। क्योंकि मैं आज देखता हूँ तो उस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन जो काम हम लोगों ने शुरू किया था, कुछ दोस्त मेरे थे जो हम लोगों ने अलग अलग काम स्टार्ट किया था, लेकिन चीज़ एक ही थी, वो हमने काम स्टार्ट किया था, वो आज भी मौजूद है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं उसको। लेकिन अगर हम 20 साल पहले वो काम कर रहे होते और उसको कंटिन्यू करते तो आई एम श्योर वो किसी एक डिफरेंट लेवल के ऊपर होता। मैंने बेसिकली एक वेबसाइट स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, हम पाकिस्तान के अंदर गिफ्ट प्रोवाइड करते थे। हम पाकिस्तान के मैंने इस तरह भी काम किया कि हम अपनी गाड़ी के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरी भी की है। आपको मैं एग्जांपल दूं कि किसी ने यूएस से अपनी फैमिली के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और हमने यूनिवर्सिटी के बाद पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा लिया अपनी गाड़ी में और उसको डिलीवर किया। वो काम हमने किया उस ज़माने का। और इसके अलावा बाहर के, कराची से बाहर के जो ऑर्डर होते थे वो हम OCS के थ्रू या TCS के थ्रू करते थे। तो ये उस ज़माने की बात है। उसमें इतना फ़ायदा हुआ था मुझको कि मैंने जो अपनी इंग्लैंड की मास्टर्स की डिग्री की थी वो मैंने अपने पैसों से की थी। वो मैंने जो मेरा 1 साल का जो मास्टर्स था वो मैंने अपने पैसों से 8-10 हज़ार पाउंड के करीब जो फीस थी वो मैंने खुद पे की थी। और उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आया था और उसके बाद हम जॉब में लग गया था और फिर मतलब रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं इसीलिए जो लोग नए काम करने वाले होते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने जो भी काम कर रहे हैं ना उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि साइड हसल को अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करें और उससे फर्दर कोशिश करें कि आप अपना काम कर सकें। बाय द वे, साइड हसल के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको डेफिनेटली जाके देखिएगा, आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि साइड हसल को जब आप कर रहे हो तो सिर्फ साइड हसल ना समझें, उसको सीरियस लें और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं। तो इसको याद रखें, हार्ड चॉइसेस ईजी लाइफ, ईजी चॉइसेस हार्ड लाइफ। मतलब ये कि अगर आप कोई चीज़ आसान लग रही है ना तो आपकी वो आसान इस वक्त तो आसान लग रही है लेकिन लाइफ को मुश्किल बना देगी। लेकिन अगर आप किसी मुश्किल चीज़ को करने जाएंगे तो वो आगे शायद आपके लाइफ को आसान बना दे। तो इस चीज़ को जहन में रखें। सेकेंड पॉइंट मेरा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इस तरह से है कि जिस ज़माने में हम ग्रो अप हो रहे थे और जिस हाउस होल्ड में हम ग्रो अप हो रहे थे, उस तरह के जो मिडिल क्लास घर थे हमारे, उसके अंदर यही था कि जो लैंड है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जो हाउस है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उसी को लेकर हमने पहली इन्वेस्टमेंट की और इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बात की थी जो मैं बता रहा था कि जो मेरी डिबैकल्स हुए थे मेरी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि जो आपकी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है वो आउट ग्रो करती है आपकी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट से। हम एक बड़े लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, हम कोई माइक्रो लेवल के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि माइक्रो लेवल के अंदर तो आप आज एक अपार्टमेंट लेंगे, हो सकता है 6 महीने बाद उसकी प्राइस डबल हो जाए। आप एक स्टॉक आज लेंगे, हो सकता है उसकी 2 महीने बाद उसकी प्राइस डबल हो जाए। तो हम इस तरह की बात नहीं करें, हम एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इस तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं जिसके अंदर आपको मैंने बताया है किस तरह से प्राइसेस आपकी जो स्टॉक मार्केट की है वो उसने आउट परफॉर्म किया है घर की वैल्यूज को। उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, मैं उसका लिंक लगा देता हूँ। लेकिन इसके अंदर बात यह है कि अगर पता होता उस जमाने में कि भाई सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं है, जो हम समझते थे कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी ही एक ऐसी चीज़ है जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट भी कोई चीज़ है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्ट किया होता तो जो नुकसान मुझे उस प्रॉपर्टी को पहली प्रॉपर्टी को लेकर अब तक है कि 10-15 लाख रुपए का नुकसान है, जो कि इस वक्त के तकरीबन 50 लाख बन गए। अगर वही पैसे मैंने
स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में डाल दिए होते तो इस वक्त वो जो 40 लाख का नुकसान है वो 1 करोड़ तक पहुंच चुका होता पॉजिटिव में। तो ये नुकसान होता है अगर आपके पास सही एजुकेशन नहीं मिलती है आपको। इवन आप ये समझें कि जो प्रॉफिट में प्रॉपर्टी है वो भी डबल हुई है ना सिर्फ। मतलब 2007 के अंदर जो मैंने अपार्टमेंट बुक किया और वो अब मुझे 2017 के अंदर मिला, 18 में मिला, उसके बाद मैंने उसको रेंटल पे चढ़ाया, तो ऑल इन ऑल जो मुझे फायदा हो रहा है उसके अंदर वो ऑलमोस्ट डबल या 2.5 टाइम्स का हो रहा है। जबकि अगर मैं स्टॉक्स के अंदर वही काम करता तो सारी चीजें होने के बावजूद, उसकी जो जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो डिबैकल्स हुए, सब कुछ होने के बावजूद मुझे कम से कम भी 5 to 6 टाइम्स का फायदा हो रहा होता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या हैं। आप ये देखें, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त, जो उनकी एजेस हैं वो 18 to 24 सिर्फ 11% है, बाकी 25 to 34 जिस वक्त ये मिस्टेक्स होती हैं वो हैं 44%। तो सही लोग देख रहे हैं इस वक्त, बाकी 35 to 44 भी हैं, तकरीबन 32%। लेकिन जो जिस वक्त जो मिस्टेक्स होती हैं वो 25 to 34 के एज ब्रैकेट में होती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10,000 लोगों से पूछें, क्योंकि बात यह है कि जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं वो पुराने, अभी तक शायद बहुत सारे जो पेरेंट्स होंगे वो पुराने ख्यालात के होंगे, तो हो सकता है वो सही से गाइड ना कर सकें। बहुत सारे लोग कर देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो उन लोगों से गाइडेंस लें जिन लोगों ने वाकई कोई प्रैक्टिकली काम किया हुआ है, जो उनकी कोई अकम्पलिशमेंट्स हैं। आप उन लोगों से राय ना लें जिनके पास अकम्पलिशमेंट नहीं है, जिन लोगों ने उस प्रॉब्लम में नहीं गए, या अगर लेट से आप मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास आप उसकी जो जिस तरह से वो बात कर रहा है या जो उसकी वेट है जो उसकी बात में वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है जिस बंदे ने, जिसके पास पैसे ना हो सकता है उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है उसने पैसे गंवाए हो और वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सके। लेकिन जिसने काम ही नहीं किया, जिसने एक लगी बंदी जॉब के ऊपर रहा और उसने एक फिक्स किस्म का काम किया, उससे आप एडवाइस लेंगे ना तो वो आपको हमेशा एक प्रॉब्ली गलत एडवाइस देगा। तो एडवाइस उससे लें, भले उसके पास पैसे हो ना हो, लेकिन उसने एटलीस्ट काम किया हो और उसने एटलीस्ट उसने कोई रिस्क लिया हो, एडवाइस उससे लें। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट जिसके अंदर मैं आप सोचता हूँ कि अगर मैं उस ज़माने में वापस जाता तो प्रॉबेबली मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो डिफरेंट करता। प्रॉपर्टी भी डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर भी डेफिनेटली एक्सपोजर लेना चाहिए था। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, नॉट एक्वायरिंग अ सेकंड पासपोर्ट एट द राइट टाइम। जो आपका एज है ना, ये 20 साल से लेकर 30, 33, 34 तक की ये एज ऐसी है, इसके अंदर आप लाजमी ट्राई करें कि आप सेकंड पासपोर्ट ले लें। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट बॉटम 5 के अंदर, बॉटम 10 के अंदर आता है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए भी कोई काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारे इश्यूज मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वो वाले इशूज नहीं है, कम से कम हमारे पास गूगल के एडसेंस के पैसे आ जाते हैं या फ्रीलांसिंग के पैसे आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे हमारे हालात ज़्यादा ख़राब हों तो उसके अंदर वो पैसे भी नहीं आएंगे और वो प्रॉब्लम में भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है। ट्रैवलिंग से बंदा बहुत कुछ सीखता है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि भाई अगर आपको डोंट डिले इट फॉर एनी रीजन। मतलब अगर आपको लेना है ना पासपोर्ट, अगर आपके दिमाग में जरा सा भी है कि आपको पासपोर्ट लेना है या आपको माइग्रेट करना है, मैं माइग्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं पासपोर्ट लेने की बात कर रहा हूँ। भले अगर आपके पास पैसे हैं तो अगर आप ऐसी जगह का पासपोर्ट ले सकते हैं कि आपको वो ट्रैवलिंग के अंदर ईज कर सके उसका पासपोर्ट, या आप ऐसी जगह का पासपोर्ट माइग्रेट करके 5 साल रहने के बाद आपके पास वो पासपोर्ट आ जाता है किसी और जगह का, तो मेक श्योर के वो कर लें। पाकिस्तान पासपोर्ट के ऊपर आपको जगह जगह प्रॉब्लम होती है। मैं एग्जांपल दूं आपको, किसी ज़माने में कतर के अंदर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको जब वर्क परमिट मिलता था तो उसमें 10,000 किस्म के मसले निकलते थे। कुवैत के अंदर तो आज तक प्रॉब्लम है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। अगर आपको जॉब करने जाना है वहाँ पर तो एक प्रॉब्लम है। रिसेंटली शायद कुछ सही हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते। इसी तरह और बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट प्रॉब्लम करेगा। होपफुली ये चीज़ इंप्रूव हो जाए, लेकिन कम से कम अगले 1-2 साल, 5 साल, 10 साल में हो सकता है ये चीज़ इंप्रूव ना हो। तो बेहतर ये है कि आप उसको फोर्सी करें और पासपोर्ट किसी तरह चेंज करें। ये मेरी एक गलती थी जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया, और जब मैंने कोशिश की तो वो काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि एज की वजह से ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ना उसको अचीव कर सकें तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ कि ये जो इसके अंदर आप जो चीज़ आपको चाहिए, ये तो मैं वो बात कर रहा हूँ ना कि अगर मैं वापस जाऊँ और अपनी कुछ चीज़ें चेंज करूं तो उसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता हूं। इसके अंदर एक ये चीज़ भी है कि मैं सेकंड पासपोर्ट डेफिनेटली लेना चाहूँगा। लेकिन क्या मैं इस वक्त
गलत जगह पर हूं, या मैं पासपोर्ट लेने के ऊपर या मैं पासपोर्ट ले लेता तो मैं कहीं और होता, ये एक अलग क्वेश्चन है। हो सकता है पासपोर्ट लेने के बाद भी मैं इसी जगह पर बैठा होता जहां पर मैं अभी काम कर रहा हूं। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन पासपोर्ट के बाद जो आपका जो विजन है ना, वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको फिर दुनिया आप देखने लगते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया घूम सकते हैं। आई डोंट से कि नहीं हो सकते, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पूरी दुनिया घूमते हैं। लेकिन अगर आपके पास बाहर का कहीं का पासपोर्ट हो ना, जिसके अंदर आपको बगैर वीज़ा के बगैर वीज़ा के आप कहीं भी जा सकते हो, इट्स मच ईजियर एंड इट्स मच बेटर। लेकिन अगेन एज आई सेड, रिग्रेट्स की बात एक चीज़ होती है ना, कि रिग्रेट्स में आप उसी को लेके बैठे रहते हैं और पूरा वक्त आप वही सोचते रहते हैं कि यार काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। मैं इन तीनों चीज़ों को जो मैंने डिस्क्राइब किया, इनके रिग्रेट्स इस तरह से नहीं है कि मैं कुछ सोचता रहता हूँ इनके बारे में। ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को 20s की एज में कर लेनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बाद में हो सकता है आपको रिग्रेट हो। एक चीज़ का मुझे डेफिनेटली थोड़ा सा रिग्रेट रहता है अभी भी, कि मुझे जो साइड हसल थी उसको मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए था। बाकी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, वो बाय द एज अगर आप सही परफॉर्म कर रहे हैं अपने करियर के अंदर तो आपको वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर फर्ज करें मैं साइड हसल के अंदर आगे चला जाता, मैं ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत आगे चला जाता, तो हो सकता है मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो चुकी होती। तो यू नेवर नो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इन तीनों चीज़ों को जो 20s के अंदर हैं या अर्ली 30s के अंदर लोग हैं, उनको डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए। अब मैं बात करूँ आपसे कि अगर आप लेट से, अब मैं अपनी बात करूं कि मैं 30s और 40s के अंदर, इस वक्त मैं 40s के अंदर हूं, 41 एज है मेरी इस वक्त, और 20s 30s के लोगों को मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। यहाँ पर मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर आप, एक तो ये कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली इज अबव एनीथिंग। तो चाहे पैसे हों, चाहे कुछ भी हो, फैमिली से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। आप अपनी फैमिली को टाइम दें। मैं ये नहीं कहता कि जो बिल्कुल यंग आदमी है ना, वो अगर काम करने निकलता है, मैं उनको तो बोलता हूँ कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप सर्टेन 2 3 4 साल 5 साल गुजार लेते हैं एक जॉब के अंदर या किसी अपने करियर के अंदर, फिर उसके बाद आपको अपनी फैमिली को भी देखना चाहिए और उसके साथ टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली ही है जो आपके साथ खड़ी होगी। पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं होता जो आपके साथ खड़ा होता है। इसके अलावा ये कि मेक श्योर कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो मनी के साथ, पैसों के साथ, वो टॉक्सिक ना हो। आप पैसों को बुरा ना समझते हो। पैसों को अगर आप बुरा समझेंगे तो पैसे भी आपको नहीं अच्छा समझेंगे। पैसों को आपको सही तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो आपको प्रॉपर रिटर्न दे सकें। अगर आप पैसों को ये समझेंगे कि ये ईविल है, या आप उसको रिगार्ड नहीं करेंगे, तो पैसे भी आपको रिगार्ड नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें अपनी लाइफ भी तो गुजारनी है, हमें इतने पैसे कमाएं तो हमें कुछ खर्च भी करने, तो डेफिनेटली खर्च करें। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जो फन होता है ना, जो एंजॉयमेंट होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि पैसों के साथ आए। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्विट्ज़रलैंड में वेकेशन गुजारना है हो अपनी फैमिली के साथ तभी आपको मज़ा आए। आप ऐसी जगह पे भी जा सकते हैं जो कि कम कॉस्ट के ऊपर आपको आपकी हैप्पीनेस बढ़ा सके, आपकी फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम गुजर सके। फन डज नॉट हैव टू बी एक्सपेंसिव, एंटरटेनमेंट डज नॉट हैव टू बी एक्सपेंसिव। जो आपकी हैप्पीनेस है, इट डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव। कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी के साथ ये चीज़ें लगाते हैं। आप महंगी गाड़ी अपनी ज़िंदगी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लगाते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको महंगी गाड़ी लेनी है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको महंगी वेकेशंस गुजारनी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना, जो 20s और 30s वाले होते हैं ना, ये बड़े इमोशनल होते हैं और अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरह से अपना पोर्ट्रे कर दूं कि यार मेरे पास पैसे हैं, मैं पोर्ट्रे कर दूं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इररिलेवेंट हो जाती हैं जब कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि पीछे गाड़ी ने आपको कितनी बड़ी हिट दी है आपके इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इटसेल्फ, इन टर्म्स ऑफ उसको फाइनेंस करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी जब महंगी वेकेशन होगी तो आपको वो अगले पूरे 1 साल तक आप पता चला कि उसके क्रेडिट कार्ड के बिल भर रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि ये इन चीज़ों से दूर रहें, खास तौर पे 20s एंड 30s के अंदर। ऑल्दो कि यही टाइम होता है, लोग कहते हैं कि एंजॉयमेंट करने का, तो एंजॉयमेंट करने के तरीके और बहुत सारे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने कर्जा लेकर आप उन चीज़ों को एंजॉय करें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने से ऊपर वाले को देखें, अपने से ज़्यादा पैसे वालों को देखें, अपने से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ वालों को देखें, तो उनसे जेलस ना हो, उनको एडमायर करें और उनको देखेंगे किस तरह से उन्होंने पैसे कमाए या किस तरह से उन्होंने अपनी स्किल्स ली हैं। क्योंकि अगर आप उनसे जेलस होना शुरू होंगे तो आप फिर अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह आप ये देखें कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। लेकिन अगर आप जेलस होंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और आप अगर इसी चीज़ में रहेंगे कि यार वो इस तरह से और ये इस तरह से, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि किसी के बारे में नेगेटिव सोचने की। अगर आप दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो अपने लिए पॉजिटिव कभी नहीं कर पाएंगे। लास्टली, ऑप्टिमाइज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव।
अगर आपके पास लेट से आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो अब आप उसका वेट नहीं करेंगे कि आपके पास कैमरा आएगा या अच्छा फ़ोन आएगा, उसका कैमरा होगा तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। आप जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज की बेसिस के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर दें। जो काम भी हो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अंदर आप स्टार्ट कर दें। बाय द टाइम आप जब थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा और आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगी तो हो सकता है आपके पास और चीज़ें आ जाएं, लेकिन काम फौरन स्टार्ट कर दें बगैर डिले किए हुए। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी ना करें, हमेशा कोशिश करें कि आप चीज़ों को कंट्रोल करें, चीज़ें आपको कंट्रोल ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।